चलिए तो देखते हैं आज हम मध्यकालीन भारत इतिहास के दौरान जो किसानों ने आंदोलन किए उनके क्या कारण थे और कौन कौन से आंदोलन हुए, किन किन क्षेत्रों में हुए और उन आंदोलनों को लीड करने वाले नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे और उन आंदोलनों को परिणाम क्या हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई किसानों का जो आंदोलन हुआ उसके कारण क्या थे। किसानों ने जो मध्यकालीन इतिहास में अंग्रेज या ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो भी आंदोलन किए हैं उनके क्या कारण थे। तो हम सबसे पहला कारण देखते हैं, वो कारण हमको दिखाई देता है किसानों पर अत्याचार। किसानों पर अत्याचार आखिर कर कौन रहा था? किसानों पर अत्याचार ब्रिटिश कंपनी कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। वो टैक्स लगा रही थी, उसने जमींदार नियुक्त कर दिए थे अपने, जो कि किसानों से टैक्स उगा करके कंपनी को देते थे। तो वो अनाप शनाप टैक्स लेते थे क्योंकि कंपनी ने लगाया 50%, वो ले रहे हैं 60%, 10% खुद खा रहे हैं। किसानों का ही मरना था अंतोगत्वा। आखिरकार जमींदारी क्षेत्र में किसानों का पर उच्च लगान, बहुत ज्यादा टैक्स लगता था। आपने पढ़ा था 50% से 60% तक टैक्स लेते रहते। 50-60% का मतलब समझ पा रहे हो कि कुल अगर किसी किसान के 10 कुंटल गेहूं पैदा हुआ है तो उसका आधा 5 कुंटल चला गया टैक्स में। ठीक है। जमींदार क्षेत्रों में किसानों पर उच्च लगान लग रहे थे। अवैध करारोपण, अवैध का मतलब है गैर कानूनी। गैर कानून कैसे कि अंग्रेजों ने कहा कि 50% वो ले रहे हैं 60%, तो ये अवैध टैक्स हो गया ना। करारोपण, कर का आरोपण, कर का आरोपण, कर आरोपण, कर माने टैक्स, आरोपण माने लगाना। हम आधे दुखी तो इसी से हैं कि हमारी लैंग्वेज ठीक नहीं है, हमें शब्दों का अर्थ ही समझ में नहीं आता। पढ़ के क्या होगा? जिसकी भाषा अच्छी होती है ना, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, जिस भाषा में आप पढ़ रहे हो, वो व्यक्ति तो बहुत सारी चीजें स्वतः ही समझ जाता है। मनमानी बेदखली, मनमानी बेदखली मतलब जबरदस्ती कह दिया नीली खेती करो, ये करो, वो करो, किसानों पर बेगार लगा दिए। अवैतनिक श्रम मतलब क्या? बिना सैलरी के काम करवा रहे हैं। अवैतनिक, बेगार। पटेल साहब बैठे हैं, जमींदार साहब बैठे हैं, चलो हमारा घर बन रहा है, सारे गांव के किसान गाड़ियां ले आओ अपनी अपनी, वो पत्थर भर के लेके आओ, हमारे हमारे बिल्डिंग बनेगी। वो फ्री में जुत रहे हैं, कोई उन्हें पैसे नहीं मिल रहा। ठीक है, का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सरकार ने भारी भू राजस्व भी लगाया। भारतीय उद्योगों की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई थी, क्योंकि आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि विदेश के लोग, ये कंपनियां आई क्यों थी भारत में? व्यापार करने आई थी। क्या व्यापार? कुछ बेचने आई होंगी, कुछ खरीदने आई होंगी, तो वहां से कपड़ा। अब आप देखिए, समझिए कि यूरोप में तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं। क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको कि भाई किसानों ने, किसानों का इससे क्या लेना देना, बात उद्योगों की हो रही है। और यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, सामान बेचने आई थी। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर कपड़ा मान लो। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कपड़ा परंपरागत तरीके से बनते थे, कपास से, हथकरघा से, है ना। जो करघा चरखा से सूत काटते होंगे, हथकरघा से कपड़ा बनाते होंगे, तो मैन पावर लगता था, आदमी काम करता था, आदमी के हाथों से सामान बन रहा था। अब आदमी अपने हाथ से सामान बनाएगा तो कम सामान बना पाएगा। एक शर्ट बनाने में 5-6 दिन लग गए उनको, एक पैंट शर्ट बनाने में। जबकि अगर वही काम यूरोप में कहाँ से होता था? मशीनों से होता था, वहां पर मशीन युग आ गया था। तो वो एक दिन में 500 टी शर्ट शर्ट बना लें, 500 पैंट शर्ट बना लें। तो अब उनका माल, उनका जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट्स है, जो उत्पाद है, वो सस्ता होगा क्योंकि वो कम मैन पावर नहीं लग रही है, फटाफट बन के तैयार हो रहा है, तो वो सामान सस्ता था, वो यहाँ बेचते थे। हमारे आदमी को बनाने में ही 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, वो 100 रुपए में ही 10 जोड़ी बना रहे हैं। तो वो समझ रहे हो, वो तो कितने में ही बेचते हैं। हमारा यहाँ तो कम से कम 150 रुपए का बेचना पड़ेगा आदमी, तब भी तो 50 रुपए कमा पाएगा। 100 उसकी लागत ही आ रही है, हाथ से बना रहा है, 3 दिन लग रहे हैं। ऊपर से गवर्नमेंट भारतीय सामानों पर टैक्स ले रही है। 100 का उसने बनाया, 50 मुनाफा कमाएगा वो। मान लीजिए 50 रुपए गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, तो उसका सामान कितने में बिकेगा? 150-200 रुपए में। उनका 100 रुपए में 10 सामान बन गए, एक कितने का पड़ा? 10 रुपए का पड़ा। ऊपर से गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं लिया,
अगर वो 50 का भी बेच देंगे तब भी कितना मुनाफा कमा रहे हैं, 40 रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। अब हमारी 200 रुपए की और उनकी 50 रुपए की चीज कौन आदमी क्या खरीदेगा, 50 वाली खरीदेगा। बात सही में आ रही कि नहीं आई। इस तरीके से यूरोपियों ने भारतीय उद्योग धंधों को चौपट कर दिया। अब भारतीय उद्योग धंधे जब चौपट हुए तो उसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। भाई कपड़ा बनेगा काय से, कपास से बनेगा। कपास कौन उगाएगा, किसान उगाएगा। और जब कपास की खपत ही नहीं होगी, कपास को जो उद्योग धंधे हैं वो बंद ही हो गए, तो कपास को तो खाएगा थोड़ी आदमी। उसने उगाना बंद कर दिया तो किसान की स्थिति खराब हो गई, माल सस्ता हो गया। कपास उगाते लेकिन कपास को कोई लेने वाला नहीं था। जब लेने वाला नहीं है तो चीज औने पौने दाम बिकेगी, सस्ती बिकेगी। जब मांग ही नहीं है बाजार में किसी चीज की तो वो तो फ्री में बिकेगी। तो ये भी किसानों की एक दयनीय स्थिति का कारण था। इसलिए भी किसानों में क्या था, आक्रोश था। समझ में आ रही बात। बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ भारतीय उद्योगों में। आंदोलनों का उदय तब हुआ जब ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप पारंपरिक हस्तशिल्प, पारंपरिक मतलब जो पहले से हाथ से काम कर रहे थे, जो भी कपड़े बनाना या कोई भी मूर्ति बनाना, घड़े बनाना, अन्य छोटे छोटे उद्योग का दमन हुआ, जिससे स्वामित्व में परिवर्तन हुआ तथा किसानों पर कृषि भूमि का अत्यधिक बोझ एवं कर्ज बढ़ गया एवं किसानों की गरीब में क्या हुई, वृद्धि हुई। अगला कारण क्या है, प्रतिकूल नीतियां। गवर्नमेंट ने जो कुछ भी नीतियां बनाई वो सब किसानों के अनुकूल नहीं थी, किसानों के प्रतिकूल थी। चाहे तो वो कर बढ़ा देना, चाहे तो भारतीय उद्योगों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा देना, चाहे तो अकाल पड़ रहा है, वर्षा ही नहीं हुई फिर भी तुम टैक्स उतना का उतना ले रहे हो, किसान के नहीं कढ़ाई। 1 कुंटल वो तुम उससे मांग रहे हो 5 कुंटल टैक्स, 5 कुंटल टैक्स में दे भैया, तेरह तो 10 कुंटल निकलता था। अब इस बार तो पानी नहीं बरसा, इस बार तो 1 कुंटल ही निकला है। अब वो 5, पहले उसके खाने की पूरी नहीं पड़ रही, तुम कह रहे हो 5 कुंटल टैक्स दे, कहां से दे। तो ऐसी स्थितियां हैं। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां जमींदारों और साहूकारों के पक्ष में थी तथा किसानों का शोषण करती थी। इस अन्याय के खिलाफ किसानों ने कई अवसरों पर क्या किया, विद्रोह किया। इन सब कारणों से ही किसानों ने जगह जगह क्या किए हैं, विद्रोह किए। क्या है विद्रोह भैया, कौन कौन से विद्रोह हैं। तो पहला विद्रोह हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है नील विद्रोह। क्या है, नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ, 1859 से 62 के बीच में। 1859 से 62 के बीच में जो नील विद्रोह होता है वो कहां पर होता है, तो ये नक्शा काय का है, बंगाल का। काय का नक्शा है, बंगाल। कहां पर होता है भैया, बंगाल में। तो नील विद्रोह बंगाल किसानों के द्वारा 1859 में किया गया। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, नील विद्रोह, कारण कहीं ना कहीं नील रहा होगा। अब नील किस काम आता था, तो नील उस समय कपड़ों की रंगाई के काम आता था। और हमारे भारत में लोग नील की खेती सामान्यतः नहीं करते, खाद्यान्नों की खेती करते हैं, चावल गेहूं गन्ना ये बोते हैं। पर किसान, अब अंग्रेजों को क्या चाहिए था, नील चाहिए था कपड़ों को रंगने के लिए, इसलिए वो भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करने लगे कि तुमको नील की खेती करना ही पड़ेगा। और ये ही नहीं कि भाई उसको नील की खेती में कुछ फायदा हो, वो बेचारा बोता हो, सरकार ने दाम फिक्स कर दिया कि हम तो इतने सस्ते में ही लेंगे। बात समझ आ रही है कि भाई एक तो किसान से जबरदस्ती खेती करवाई जा रही है, ऊपर उससे कम दाम में खरीदा जा रहा है। तीसरा ये कि उस नील का वो घर पे कुछ उपयोग भी नहीं कर सकता, जैसे कि गेहूं से तो रोटी बनाए खा सकता, नील की थोड़ी खाएगा। बात सही में आ रही है। इसलिए क्या हुआ कि अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। नील की खेती से किसान असंतुष्ट थे, क्योंकि नील की खेती के लिए कम कीमतों की पेशकश की गई कि आपकी जो उपज है वो कम कीमतों में खरीदी जाएगी। नील लाभदायक भी नहीं था कि वो उसका कुछ और उपयोग कर सकें, वो घर में दाल माल चाल आटा माटा बना लें। नील की खेती से भूमि की उर्वरक शक्ति भी कम हो जाती है। नील जहां जिस जमीन में बोया जाता था वह जमीन कम उपजाऊ हो जाती थी, तो इससे किसानों में असंतोष था। यही कारण था कि व्यापारी और बिचौलियों के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा और परिणाम स्वरूप उन्होंने बंगाल में नील खेती ना करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। और
बंगाली पत्रकार थे जिनका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी। ये उस समय पत्रकार थे। इन्होंने पहली बार किसानों की बात को अपने अखबार में छापा। किसान क्यों संतुष्ट हैं? तो ये प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले नील विद्रोह का प्रकाशन, नील विद्रोह का या किसानों के हित में खबर किस अखबार में छापी? तो द हिंदू पैट्रियट, द हिंदू पैट्रियट नामक एक अखबार था। उस अखबार में के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। उन्होंने किसानों की दुर्दशा का पहली बार व्यवस्थित क्या किया? वर्णन। उन्होंने बताया। बंगाली लेखक और नाटककार दीनबंधु मित्र, आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। इनका एक नाटक है, इसका नाम क्या था? नील दर्पण। नाटक समझते हो? गली गली में जाकर, ये चौराहों पर जाकर या कहीं पर भी, जैसे हमारी रामलीला होती है, रामलीला मंच सुबगंज में, तो वहां पर ऐसे ये किसानों की दुर्दशा किस तरीके से बागान मालिक किसानों को जबरदस्ती बाध्य कर रहे हैं, उसको ये रंगमंच पर, स्टेज पर जाके पात्रों के साथ मंचन करते थे। सामने लोग देखते थे तो लोगों में जागरूकता आई, लोगों में चेतना फैली और जगह जगह लोग क्या करने लगे? विद्रोह करने लगे कि हम नील खेती नहीं करेंगे। तो नील की खेती करने वाले भारतीय किसानों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया, बहुत ही दिल को छू जाने वाला। और पहली बार वर्ष 1960 में यह नील दर्पण जो नाटक था किसका? दीनबंधु मित्र का, वह प्रकाशित हुआ। उसके नाटक से एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि लोगों में क्या आ गई? चेतना आ गई। और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के बीच असंतोष को नियंत्रण करने के लिए इस नाटक को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया कि इस नाटक को कहीं पर भी नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि इस नाटक को देख करके लोग कैसे हो रहे हैं? सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ये आप याद रख लेना, दीनबंधु मित्र का नाटक कौन सा है? नील दर्पण। ठीक है। नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये वेरी मोस्ट है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। याद रखिए कब हुआ? 1859 से 62 तक हुआ। कहां हुआ? बंगाल में हुआ। और किसने नेतृत्व किया? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास इसके नेतृत्व करता थे। ठीक है। कारण क्या था? किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करना। और इसका समर्थन करने वाले व्यक्ति में कौन है? मुखर्जी, जिन्होंने द हिंदू पैट्रियट अखबार में पहली बार छापा, और दीनबंधु मित्र जिन्होंने अपना नील दर्पण नाम का नाटक बनाया। ये 2-3-4 पॉइंट याद रखने हैं। अगर इतना भी याद नहीं होता है तो फिर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? फिर हमको पढ़ाई छोड़ के कुछ अपना दूसरा काम धंधा तलाशना चाहिए। सरकार ने अब इसका देखो, सरकार ने नील आयोग नियुक्त किया। जब किसानों ने आंदोलन किया, सरकार कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगी। तो सरकार ने नील आयोग नियुक्त किया और नवंबर 1860 में एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि रैयतों को, रैयत माने कौन? किसान। रैयत माने कौन? किसान। रैयतों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करना अवैध था। और यह किसानों की एक प्रकार की जीत थी, जीत का प्रतीक था। समझ में आई? किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा और ये नील आयोग बनाना पड़ा। और उस नील आयोग ने 1860 में ये कह दिया कि भाई किसानों को, रैयतों को, रैयत माने किसान ही होता है, इसलिए रैयत बाड़ी थी जहां किसानों को जमीन का मालिकाना हक था। ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा दो आंदोलन पढ़ते हैं हम। पावना आंदोलन। पावना आंदोलन कब हुआ? 1870 से 1880 के बीच। 1870 से 1880 के बीच में यह आंदोलन होता है, पावना आंदोलन। यह आंदोलन भी कहां पर हुआ था? बंगाल में। पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में यह आंदोलन देखने को मिलता है हमको। पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जमींदार गरीब किसानों से अक्सर बढ़ाए गए लगान और भूमि करों को जबरदस्ती वसूलते थे। जो कर बढ़ा दिया गया था वो जबरदस्ती, किसानों के पास पैसा है ही नहीं है, जमीनें बेचे, कुछ करे, तुम तो टैक्स दो। वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि पर अधिभोग का अधिकार से भी रोक दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि रैयत वाली व्यवस्था में क्या हो गया था? किसानों को क्या मिल गया था? उनकी भूमि का अधिकार, बेचने का, खरीदने का, गिरवी रखने का, वो मालिक हो गए थे जमीन के। तो ये जमींदारों को ये बात समझ हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो उनकी जमीनों को अधिभोग भी नहीं कर पा रहे थे। तो मई 1873 में पूरी बंगाल में पवना जिले में एक कृषि लीग का गठन किया। एक क्या बनाई? कृषि लीग बनाई गई। लीग मतलब क्या है? कि उनकी समिति बन गई, एक उनका संगठन किसानों का। और इनके द्वारा हड़तालें आयोजित की गई, धन जुटाया गया, जिससे संघर्ष पूर्वी बंगाल के अन्य जिलों में भी फैल गया।
किसान इकट्ठा हुए, एक पार्टी बनाई, पैसा इकट्ठा किया और लोग आंदोलन करने लगे जगह जगह। वो पूरी बंगाल में ये आंदोलन फैल गया। ये आंदोलन मुख्यतः एक कानूनी लड़ाई थी, लेकिन कुछ जगह हिंसा भी हुई। वैसे ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई हमारी जमीन, जब हमें इस एक्ट के तहत हमको मालिकाना हक मिल गया है, अधिनियम मतलब क्या होता है, कानून। इस कानून के तहत हमको एक राइट मिल गया, अधिकार मिल गया, जमीन हमारी है, तो तुम क्यों नहीं दे रहे हो। तो लड़ाई तो वास्तव में कानूनी थी, लेकिन अब लोग उग्र हो गए तो हिंसा भी हुई। पावना पावना आंदोलन कहाँ हुआ था, बंगाल में। पावना विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस जैसे बुद्धिजीवियों ने किया था। तो बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं, ईशान चंद्र राय हैं, केशव चंद्र राय हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं और आनंद बोस। ठीक है, तो केशव दो तो राय हैं, ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय, तो दोनों राय साहब हो गए। एक साथ नाथ बनर्जी और आनंद बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस। कौन है भैया, पावना आंदोलन के लीडर। ठीक, यह लड़ाई तब तक जारी रही जब तक सरकार ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा अधिभोग अधिकारों में वृद्धि कर दी, और तब यह खत्म हुआ। यानी कि जो काश्तकारी से तात्पर्य क्या है कि जो किसान थे वो केवल जमींदारों की भूमि पर काम करते थे, उन्हें क्या कहते थे, काश्तकार कहते थे, जिनकी खुद की जमीन नहीं होती थी। पर ये इस एक्ट के तहत जमीन किसको मिली, फिर किसानों को मिली। ठीक है, तो पावना आंदोलन कहाँ हुआ है, बंगाल में। कब हुआ है, 1870। और इसके लीडर कौन है, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस। ठीक है, चलो ठीक है। अब आता है तेभागा आंदोलन। कौन सा आंदोलन, तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन यह भी कहां पर हुआ है, बंगाल में हुआ है। तो तीनों में दिक्कत नहीं है अभी तक आपको, चाहे तो पहला नीला आंदोलन हो, फिर दूसरा पावना आंदोलन हो, और फिर तीसरा तेभागा। तीनों आंदोलन कहाँ हुए हैं, बंगाल में हुए हैं। ठीक है, कब हुआ, 1946 से 47। ये बहुत बाद की बात हो गई, जब देश आजाद होने वाला है। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन क्या था, इसको थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। तेभागा आंदोलन में ये होता था, देखिए चित्र से समझिए। जैसे मान लीजिए ये कौन है, ये जमींदार है, और ये कौन है, बटाईदार है। बटाईदार मतलब क्या कि जमींदार की जमीन है, उसने किसी को दे दी बटिया पे, खुद नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, एक बटाईदार कर रहा है। अब क्या होता था कि जैसे मान लीजिए इसके कुल 6 बोरी अनाज निकला खेत में, ठीक है, तो ये सीधा किसके पास जाएगा, पूरा जमींदार के पास, और जमींदार उसमें से आधा किसको दे देगा, बटाईदार को। तो ये कह रहे थे बटाईदार कि भाई हम करें पूरी मेहनत, सारा काम करें हम, सारा काम करें हम, और मलाई पूरी खे जाओ तुम, फ्री में कुछ, तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो। तो किसानों की ये मांग थी कि जो 6 बोरी माल निकल रहा है उसमें से आधा नहीं, 1/3 आप ले लो। कौन, जमींदार। आधा मत लो, 1/3 ले लो। ये अब 6 में से 1/3 कितना हो जाएगा, 2 बोरी। कितना हो जाएगा, 2 बोरी। आधा कितना हो जाएगा, 3 बोरी। 1/3 मतलब 2। ठीक है, तो भाई यह इनकी मुख्य मांग थी। इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या है, तेभागा, कि 3 भाग हम रखेंगे, 1 भाग तुम रखना। 3 भाग हम रखेंगे और 1 भाग तुम रख लेना, तो 1/3 हिस्सा, इसलिए इसका नाम क्या है, तेभागा आंदोलन। समझ में आया मेरी बात आपको। तो ये भी कहां पर हुआ था, बंगाल में हुआ। बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन का नेतृत्व दमनकारी जमींदारों के खिलाफ बटाईदारों ने किया था। किसने किया था, बटाईदारों ने किसके खिलाफ किया था, जमींदारों के खिलाफ। 1946-47 किसान सभा, जो सीपीआई का एक किसान मोर्चा है। सीपीआई मतलब होता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी होती है। क्या होती है, कम्युनिस्ट पार्टी का एक किसान मोर्चा था, किसान सभा। किसान सभा ने आंदोलन किया। निम्नलिखित मांगों के साथ आंदोलन शुरू किया गया। कौन कौन सी मांग थी, फसल के आधे से 1/3 यानी तेभागा में जमींदारों की हिस्सेदारी में क्या की जाएगी, कमी की जाएगी। जमींदारों को हिस्सेदारी सौंपने से पहले उपज बटाईदारों के गोदाम में संग्रहित की जानी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि साहब खेत से निकला और सीधा कौन ले गया, और जमींदार ने
बीच में कुछ मार लिया आधा पर्दा, तो और फिर उसमें से जो बचा उसमें से आधा करके बटाईदार को दिया। तो उसने ये कहा कि नहीं भाई, हम कर रहे हैं तो सीधा पहले हमारी गोदाम में जमा होगा और हम ही यहाँ से क्या करेंगे, आपको 1/3 हिस्सा दे देंगे। ये इनकी मांग थी किस आंदोलन में, तेभागा आंदोलन। कहां पर हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो तेभागा आंदोलन हम देखते हैं। इसके बाद में अगला आंदोलन कौन सा आता है, दक्कन विद्रोह। कौन सा विद्रोह, दक्कन विद्रोह। 1875 में होता है। कौन सा विद्रोह, दक्कन विद्रोह 1875 में। दक्कन के किसान विद्रोह का मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के जातियों के खिलाफ था। जो मारवाड़ और गुजरात के जो साहूकार थे वो बहुत ही ऊंचे दाम पर लोगों को क्या ब्याज पर कर्जा देते थे और फिर उस कर्ज को बहुत ही ज्यादा निर्दयी तरीके से वसूलते थे। जैसे तुमने दिया, तुम्हारे पास पैदा कड़ा हो, फसल लगा, उसने कर्ज दिया तो पूरा ब्याज लेगा, पैसा लेगा। रैयत वाली व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भारी कराधान का सामना करना पड़ रहा था। आपको पता है कि रैयत वाली व्यवस्था में कितना ब्याज था, 50%। और रैयत वाली व्यवस्था में आप जान रहे हो कि मालिक कौन है जमीन के, किसान ही है। और आप देख रहे थे कि रैयत वाड़ी में अगर टैक्स नहीं दिया तो किसान की जमीन छीन ली जाएगी, या फिर अब वो टैक्स तुम कहाँ से ला रहे हो, क्या ला रहे हो, टैक्स दो। इसलिए वो जमीनें गिरवी रखते थे इन साहूकारों के पास, और ये साहूकारों का ब्याज बढ़ता है तो फिर साहूकार किसानों की जमीन ले लेते थे, गिरवी रख लेते थे, कब्जा कर लेते थे। वर्ष 1867 में भू राजस्व में भी 50% की वृद्धि कर दी गई। सामाजिक बहिष्कार वर्ष 1874 में रैयतों ने, रैयत मतलब कौन, किसान, रैयतों ने क्या किया, साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन आयोजित किया। अब सामाजिक बहिष्कार से मतलब क्या होता है, सामाजिक बहिष्कार का मतलब ये होता है कि हम आपके साथ ना बैठेंगे उठेंगे, न तुम्हें ब्याह में बुलाएंगे, न तुम्हें तक जा रहा है। आपने भी सुना गांव में छेंक देते हैं गांव के आदमी, कोई से गैया मर जाए है ना, कोई के घर हत्या हो जाए तो आदमी न ब्याह में बुलाए, न बाके जाए, बाके कोई नहीं जाए, ना गांव का धोबी जाएगा, ना खबास जाएगा, ना मूची जाएगा, ना कोई नहीं जाता, वो अकेला अलग थलग पड़ जाता है। तो ऐसा ही काम किया इन सब लोगों ने, रैयतों ने, किसानों ने, और उनका साथ मूचियों ने, धोबियों ने, नाइयों ने। अभी बिना इनके तो जीवन चलेगा ही नहीं। भाई कुम्हार घड़ा लेके नहीं जाएगा तो आपका पानी कायम भरोगे, मूची नहीं जाएगा जूते कहाँ से पहनोगे, धोबी नहीं जाएगा कपड़े कौन धोएगा। भाई वैसे पैसा वाले आदमी थे साहूकार, नाई नहीं जाएगा बाल कौन काटेगा। तो एक प्रकार का क्या कर दिया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उन्होंने साहूकारी दुकानों से सामान खरीदने और खेतों में खेती करने से इनकार कर दिया कि ना तो हम तुम्हारे इस दुकान पे सामान ले जा रहा है, ना तुम्हारे हरवाई कर रहा है। ठीक है, और साथ में ही नाइयों, धोबियों, मोचियों ने भी सेवा करने से इनकार कर दिया। कौन सा आंदोलन में, दक्कन विद्रोह। कब हुआ, 1875 में। यह सामाजिक बहिष्कार पूना कहाँ है, महाराष्ट्र में, अहमदनगर महाराष्ट्र, सोलापुर, सतारा के गांव में तेजी से फैल गया। ये सारे गांव कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। तो ये दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ, मूलतः महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र में। उधर साहूकारों के घरों एवं दुकानों पर हमले के साथ कृषि विद्रोह में बदल गया। अब ये साहूकारों का पहले सामाजिक विद्रोह किया, फिर उनके घरों पर, उनके गोदामों पर हमले करने लगे, उनकी गोदामों से माल लूटने लगे। तो ये एक प्रकार से आंदोलन बन गया। सरकार आंदोलन को दबाने में सफल रही। सुलह के उपायों के रूप में दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब लाया गया, 1879 में। ये क्या लाए, सरकार को इस आंदोलन को दबाने के लिए एक कानून ही बनाना पड़ा। इस कानून का नाम था कृषक राहत अधिनियम। ठीक है, कब आया, 1879 में पारित किया गया। तो भैया दक्कन विद्रोह कहां पर हुआ, महाराष्ट्र, साहूकारों के विरोध में। इसके बाद में अगला आंदोलन आता है चंपारण। ये वेरी मोस्ट आंदोलन है। क्या हुआ था, ये तो बात कब की, 1917 की, 1917 की बात है। तब तक भारत की राजनीति में गांधी जी का आगमन हो गया था। गांधी जी 1915 में लौट आए थे, कहां से, अफ्रीका से, अफ्रीका गए थे। आगे पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी जब लौट के आ गए थे तो भारत में उनका अच्छा खासा कार्यक्रम चल रहा था। वकील थे उस समय, बैरिस्टर थे। बिहार के चंपारण में एक स्कीम लागू की कंपनी ने कहा बिहार के किसानों से कि आप लोग जो है तीन कठिया पद्धति लागू करो। अब तीन कठिया पद्धति क्या होती है, तीन कठिया पद्धति देखो, जैसे हमारे इधर आपने सुना है ना,
हमारे इधर जमीन को क्या में नापते हैं अपन, बीघा में नापते हैं। क्या में नापते हैं, बीघा में। और बीघा जो होता है वो काय से बनता है, बिस्वा से। काय से बनता है, 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है, जानते हो आप लोग, 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है। ऐसे ही बिहार में क्या होते हैं, 20 कट्ठे, 20 कट्ठे मिलाकर के 1 बीघा बनता है। 20 कट्ठे अपन कहते हैं बिस्वा, बिहार में कहते हैं कट्ठे। तो जैसे आपके पास यदि 20 कट्ठे जमीन है, कितनी है, 20 कट्ठे जमीन है, तो आपको उन 20 में से 3 कट्ठे में, कितने कट्ठे में, 3 कट्ठे में क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करना पड़ेगा। ये उन्होंने कानून बना दिया। इस कानून का नाम था तिनकठिया पद्धति। क्या नाम था, तिनकठिया पद्धति। तो तिनकठिया पद्धति चंपारण में लागू हो गई। किसानों ने इसका विरोध किया कि हम नहीं करेंगे, ये कौन सी बात है, हमें नहीं करना। इस बात में किसान आंदोलन कर रहे थे। और फिर जब गांधी जी वहां पहुंचे, और गांधी जी ने किसानों का सपोर्ट किया, किसानों के साथ उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की। और ये गांधी जी का भारत में किया गया पहला सत्याग्रह, गांधी जी के द्वारा किया गया भारत में पहला सत्याग्रह है। कौन सा, चंपारण सत्याग्रह। इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट तो सब है पर ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें गांधी जी का इन्वॉल्व हो गया। बिहार के चंपारण जिले में नील के बागानों में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों का अत्यधिक उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें अपनी जमीन के कम से कम 20 में से 3 हिस्से पर नील उगाने तथा बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर नील बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। एक तो भैया तुम अपने 20 कट्टे में से 3 कट्टे पे क्या उगाओ, नील उगाओ, ऊपर से हम उसको अपने हिसाब से खरीदेंगे जितने में हमें खरीदना है, कम कीमत में। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचे किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच की और उन्होंने चंपारण छोड़ने के लिए जिला अधिकारी के आदेश की भी अवहेलना की। जब वो वहां पहुंचे चंपारण, गांधी जी ये पहुंच गए चंपारण बब्बा, तो वहां का जो कलेक्टर था, उस कलेक्टर ने भी कहा गांधी जी से कि नहीं, आप यहां से जाइए, आप यहां पर उधम मचाने आ गए हो, लोगों को भड़का रहे हो। कलेक्टर के आदेश की भी उन्होंने अवहेलना की और वो नहीं गए। जो इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई, जो अब चूंकि आप यहाँ से आपको अब 18 जैसे अपन 1800 1850 के बाद आते हैं ना कांग्रेस के गठन से, तब से चलने लगते हैं कैमरा। तब के हमें बहुत सारे अखबारों के फोटो या फिर फोटो समय के हमको मिल जाते हैं। ये गांधी जी चले गए कहाँ, चंपारण। चंपारण सत्याग्रह में सरकार ने जून 1917 एक जांच समिति बनाई। गांधी जी भी इस समिति में क्या बनाए थे, सदस्य बनाए थे। और चंपारण कृषि अधिनियम 1918 में एक कानून लाया गया और काश्तकारों को नील बागान मालिकों द्वारा लगाए गए विशेष नियमों में क्या दे दी गई, छूट दे दी गई, मुक्त कर दिया गया। ये कह दिया इस कानून के तहत, चंपारण कृषि अधिनियम के तहत, कि भाई अब जिसको करना है 3 कट्ठों में वो बो सकता है, बागान मालिक किसी पे दबाव नहीं बनाएंगे, इसकी मर्जी से जो बोना चाहे वो बो सकता है, नहीं बोना चाहे वो ना बोए। तो कब हुआ, 1917 में। कौन सा आंदोलन, चंपारण। इसके बाद कौन सा आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन। अब क्या होता है, खेड़ा कहां पर है, गुजरात में। गांधी जी लौट के आते हैं, गांधी जी लौट के आते हैं चंपारण से, घर पहुंचते हैं। गांधी जी कहाँ के थे, गुजरात के थे। तो वो खेड़ा नामक जो जगह है वहां पर भी ये कब हुआ, 1918 में। 17 में चंपारण हुआ। इस सत्याग्रह का मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया, कि भाई गुजरात में सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, टैक्स, कर। और उसी साल क्या हो गई थी, फसलें नष्ट हो गई, पानी बरस गया, ओले बरस गया, कुछ अकाल पड़ गया, कुछ भी हो गया, फसल नष्ट हो गई। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से क्या कर दिया, इनकार। किसान कह रहे भाई हमारे कड़ाई नहीं है पैदा, हम कहां से टैक्स देंगे। वो तो जबरदस्ती टैक्स वसूल रहे थे। और इससे पूर्ण संग्रह पर क्या दिया, जोर दिया कि कैसे भी करके इकट्ठा करो कर, किसानों के पास हो या ना हो। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहाँ के, गुजरात के, किसानों के समर्थन किया और उन्हें सलाह दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वे राजस्व का भुगतान रोक दें। कर मत दो, टैक्स नारा क्या दिया गया, कर मत दो। किसके द्वारा दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। क्या नारा दिया गया था, कर मत दो। नारा था कर मत दो, कर मत दो, ये नारा। आपको नारे याद करने दिए थे मैंने।
यह सत्याग्रह जून 1918 तक चला और अंततः सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया। देखिए, तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 में। कहां पर हुआ? गुजरात के खेड़ा में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नारा दिया गया? कर मत दो। खत्म कहानी, इतना याद रखना है बस। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह ये कब हुआ? 1928। कब हुआ? 1928। क्या हुआ था बारदौली में? ये देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा, बारदौली भी कहां पर है? गुजरात में। देखिए, खेड़ा आंदोलन, बारदौली आंदोलन गुजरात में, चंपारण आंदोलन बिहार में, है ना, पावना, नील विद्रोह, और एक और हमारा कौन सा था, ते भागा, ते भागा, ये बंगाल में हुए थे, और एक दक्कन महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। तो गुजरात के बारदौली जिले में भू राजस्व में 30% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी, कर बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 30%। करने के कारण वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली के किसानों द्वारा एक राजस्व न देने संबंधी आंदोलन का आयोजन किया गया। कर न देने का आंदोलन शुरू किया गया। और बारदौली बारदौली में एक महिला ने, कुछ महिलाओं के समूह ने गांधी जी से कहा कि आप पटेल को क्या उपाधि दो? सरदार की उपाधि दो। ये क्वेश्चन पीएससी में आया हुआ। बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को उपाधि दी, काय की? सरदार। उपाधि और प्रदानकर्ता, ये भी आपको याद करना है। मैं आपको आज, ये कल तक अपने ये फैक्ट खत्म हो जाते हैं, तो परसों से हम लूसेंट के कुछ इतिहास के फैक्ट स्टार्ट याद करना शुरू देंगे। होमवर्क में लूसेंट से जो इतिहास के फैक्ट दिए हैं वो आपको याद करने के लिए दूंगा मैं। अब ये प्रश्न आया था पीएससी में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? और बारदौली की महिलाओं ने दी, ये तो हम सबने पढ़ा था। पर उसमें ऑप्शन बारदौली की महिलाएं था ही नहीं। उसमें ऑप्शन था सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, या नेहरू जी, या ऐसा एक और कोई नाम दिए थे। तो वहां पर हमने सही आंसर क्या माना था? पीएससी ने गांधी जी। क्यों माना था? इसलिए माना था क्योंकि बारदौली की महिलाओं की ओर से ये उपाधि गांधी जी द्वारा दी गई थी। देने वाली तो बारदौली की महिलाएं थी, पर दी किसने थी? गांधी जी ने। समझ में आ गई मेरी बात? बड़े पैमाने पर मवेशियों, मवेशी मतलब पशु, और जमीनों की कुर्की द्वारा आंदोलन दबाने के लिए अंग्रेजों के असफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक जांच समिति की नियुक्ति हुई। बहुत जोर से अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, वो तो कुछ भी हो, टैक्स वसूलो, आप तो उनके गाय भैंस बेचो, उनकी जमीनों की कुर्की करो। कुर्की समझते हो ना? कब्जे में ले लेना, सामान बेच दो। पर इस आंदोलन के कारण बाद में सरकार को झुकना पड़ा, और सरकार ने क्या बनाई? एक कमेटी बनाई, और कमेटी बनाकर सरकार ने एक जांच की, और जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वृद्धि कैसी है? अनुचित है। ये वृद्धि जो की गई थी, कितनी की गई थी? 30%। यह वृद्धि जो है अनुचित है, मतलब गलत है, ये सही तरीके से नहीं की गई, और वृद्धि को वापस घटा दिया गया। बात सही? वृद्धि को वापस से घटा करके 6.03% कर दिया गया। ठीक है। और अगला विद्रोह कौन सा है? मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह होता है केरल में। कैसे होता है? केरल राज्य में होता है। कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह। इस विद्रोह में क्या होता है कि जो वहां पर केरल राज्य की बात क्या, कि वहां पर जो जो जमींदार थे वो थे हिंदू, और जो किसान थे, काश्तकार थे, वो मुसलमान थे। समझना मेरी बात को? किसान कौन थे? मुस्लिम। और जमींदार कौन थे? हिंदू। तो ये विद्रोह उन किसानों ने जमींदारों के खिलाफ शुरू किया। इस मोपला विद्रोह के मामले में बहुत से इतिहासकारों मतभेदी। कोई इसे सांप्रदायिक आंदोलन मानता है, क्या हो गया? दंगा हो गया हिंदू मुस्लिम का, ये कहता है कोई। कोई कहता है कि नहीं, ये किसानों का जमींदारों के खिलाफ विद्रोह है। और कोई कहता है कि नहीं, ये किसानों ने ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया। वास्तव में देखा जाए तो मोपला जाति के मुसलमान थे जिन्होंने उस समय के जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह, जमींदार तो अब चूंकि हिंदू ही थे वो, तो उनके खिलाफ ये विद्रोह किया था। देखिए, मोपला विद्रोह मालाबार, अब मालाबार किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। किसे कहते हैं भैया? केरल को। सन 1922 में मुस्लिम काश्तकारों द्वारा मालाबार क्षेत्र में शुरू किया गया था। कहां किया गया था? मालाबार। मालाबार किसे कहते हैं? केरल को। मुस्लिम काश्तकारों की शिकायत थी कि उनसे उच्च किराया, नवीनीकरण शुल्क और अन्य दमनकारी कर की वसूली की जाती है, यानी फालतू के टैक्स ले रहे हैं।
के अलावा मुस्लिम काश्तकार अधिकांश हिंदू जमींदारों के बीच खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। वर्ष 1921 में मोपला आंदोलन का विलय खिलाफत आंदोलन में हो गया। अब ये खिलाफत आंदोलन कहाँ से आ गया बीच में? खिलाफत आंदोलन आप आगे जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये बात बहुत अलग है, क्योंकि ब्रिटेन, इंग्लैंड ने तुर्की पे आंदोलन किया था। ये बात कहाँ ही कर रहा हूं मैं, यूरोप की बात कर रहा हूँ। खलीफा समझते हो? खलीफा कौन होता था? आपको मैंने मध्यकाल इतिहास पढ़ाया है कि मुस्लिम सबसे बड़ा धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु खलीफा क्या कहते थे? खलीफा। या मुस्लिम शासक को क्या कहते थे? खलीफा। तुर्की में खिलाफत शाही थी, मतलब वहां का शासक खलीफा होता था। मुस्तफा कमाल पाशा वहां के खलीफा हुआ करते थे। तो ब्रिटेन ने तुर्की पे हमला करके उस खलीफा को पद से हटा दिया। कौन ने? ब्रिटेन ने। तो जहां जहां दुनिया भर के मुसलमान इस बात का विरोध कर रहे थे कि खलीफा को क्यों हटाया, आप खलीफा को उसका पद वापस दो। इसीलिए पूरे दुनिया में खिलाफत आंदोलन हो रहा था, और इसीलिए भारत में भी हुआ। भारत के मुसलमान भी तुर्की के खलीफा के लिए आंदोलन कर रहे थे। उसी आंदोलन का नाम क्या था? खिलाफत आंदोलन। क्योंकि वो भी मुसलमान थे भारत के जो आंदोलन कर रहे थे खलीफा के लिए, इसलिए उसका नाम क्या था? खिलाफत आंदोलन। और एक मोपला विद्रोह में भी कौन थे? मुसलमान ही थे, इसलिए मोपला विद्रोह कायम विलय हो गया खिलाफत आंदोलन में। बात समझ आई आप लोगों को? तो देखो, इस आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? अली मुसलियार। कौन थे? अली मुसलियार। मोपला आंदोलन प्रमुख नेता कौन थे? अली मुसलियार। अली मुसलियार। मोपला विद्रोह को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकार इस विद्रोह को मुस्लिम द्वारा हिंदुओं के प्रति सांप्रदायिक विद्रोह, मतलब सांप्रदायिक मतलब दंगा, हिंदू मुस्लिम लड़ाई मानते हैं। तो कई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये तो ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ। वहीं कई कुछ इतिहासकार इसे हिंदू जमींदारों की ज्यादती के खिलाफ एक किसान आंदोलन मानते हैं कि हिंदू जमींदारों ने क्या की थी, बहुत ज्यादा ज्यादा की थी उन लोगों के साथ में, उनके विरोध में मुसलमान किसानों ने ये विद्रोह किया था। सरकार विरोधी, जमींदार विरोधी आंदोलन ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। क्योंकि अब ये सांप्रदायिक रंग हो गया तो इस आंदोलन का कोई निर्णय नहीं निकल पाया। पर हिंदू मुस्लिम ना होता, अकेला किसानों वाला मैटर चलता, तो शायद सरकार कोई कमेटी बनाती, फिर आयोग बनाती, कानून बनाती, जैसे और आंदोलनों में हो रहा था। पर इसमें ऐसा नहीं हो रहा। सांप्रदायिक ने मोपला को खिलाफत और असहयोग आंदोलन से अलग कर दिया, और 1921 तक आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया। तो कब शुरू हुआ? 1921 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में। नेता कौन थे? अली मुशलियार। नेता कौन थे? अली मुशलियार। ठीक है, इतना याद करोगे। लास्ट का अंतिम आंदोलन हमारा कौन सा? एका आंदोलन। एक आंदोलन होता है उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में। अवध कहां पर है? अयोध्या, अवध, उत्तर प्रदेश में। यह आंदोलन क्या है? एका आंदोलन। एका आंदोलन 1921 में कहां पर हुआ था? यूपी में। कहां हुआ था? यूपी। एका आंदोलन अवध क्षेत्र में 1921 में शुरू हुआ था। और इस आंदोलन की शुरुआत जो कांग्रेसी और खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने दिया था। यानी कि आप समझेंगे कि कांग्रेस उस समय आंदोलन कर रही थी असहयोग आंदोलन, और भारत की जो मुस्लिम लीग थी वो आंदोलन कर रही थी खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन और कांग्रेस का आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो था और वो खिलाफत आंदोलन था, दोनों साथ साथ चल रहे थे। उच्च किराया आंदोलन का मुख्य कारण था जो अन्य क्षेत्रों में दर्ज किराए से लगभग 50% अधिक था। जमीन पर किराया वगैरह लगता था किसानों का। वह जब मदारी पासी, ये इंपोर्टेंट है, मदारी पासी कौन है? इस आंदोलन के नेतृत्व करता को नेतृत्व दिया गया, तो यह अहिंसा को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे। इन्होंने कहा कि साहब हम हाथ माथ जोड़ के बात नहीं मान रहे, हम तो अंग्रेजों में अब लठ देंगे, जमींदारों में लठ मारेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो इस आंदोलन का राष्ट्रवादी वर्ग से संपर्क टूट गया और यह धीरे धीरे 1922 में समाप्त हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब ये आंदोलन हो रहा तब अहिंसक था, वो गांधी जी खुद अहिंसक थे, और जैसे ही ये किसको सौंपा गया? मदारी पासी को, तो इन्होंने कहा कि लगो लट्ठे एक तन से। तो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इसे अपने आप से इनको क्या कर दिया? अलग कर। भाई तुम जानो, तुम्हारी बात ही नहीं मान रहे, तुम लोगों को मारने कूटने पे आ गए हो, तो हम इस आंदोलन से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। एक आंदोलन कहाँ हुआ? यूपी के अवध क्षेत्र में। इसके नेता कौन थे? मदारी पासी। कब हुआ? 1921 में। समझ में आई मेरी बात?
अब देखिए, ये सारे आंदोलनों का एक चार्ट दे दिया मैंने, एक साथ में इन सबका हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला आंदोलन कौन सा है? नील। नील आंदोलन कब हुआ? 1859 से 60। ये चार्ट आपके लिए होमवर्क है, इस चार्ट को आपको अपने नोट्स में बनाना है। किसान आंदोलन का चार्ट नहीं दिया आपके, आंदोलन दिया, सामाजिक आंदोलन का चार्ट दिया है, किसान आंदोलन चार्ट नहीं दिया आपके नोट्स में। ये चार्ट मैं कल चेक करूंगा, ये अच्छे सुन लेना सभी लोग कान खोल के, और मैं हड्डी तोड़ दूंगा। मैं आके करंट अफेयर्स और चार्ट दोनों चेक करूंगा कल। बंगाल का नदिया जिले में कहा हुआ था? बंगाल में हुआ था। और नेता कौन थे? दिगंबर बिश्वास, विष्णु विश्वास। पावना विद्रोह, पावना विद्रोह कहां पर हुआ? बंगाल के पावना जिले में। कब हुआ? 1873 से 76। और नेता कौन थे? ईश्वर चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभुपाल या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद बोस, इसमें नहीं लिखा है। दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के पुणे अहमदनगर में 1875 में हुआ। नेता कौन थे? कालूराम। उसमें नहीं दिया पीपीटी में, नेता कौन थे? कालूराम। बिजोलिया आंदोलन, ये नया आंदोलन है, इसमें हमारे पीपीटी में नहीं पढ़ा हमने, इंपोर्टेंट नहीं था इसलिए ज्यादा। कहाँ हुआ? 1897 से 41 तक राजस्थान में हुआ। और चारण ब्रह्मदेव नारायण पटेल के कौन थे? नेतृत्व थे। एक आंदोलन अभी पढ़ाया मैंने आपको, 1921 में हुआ। अवध, उत्तर प्रदेश, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर, सारे जिले किसके हैं? यूपी के जिले हैं। अवध, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर कहाँ के जिले हैं? ये यूपी के जिले। तो यूपी में हुआ भैया ये। और मदारी पासी इसके कौन थे? मदारी पासी इसके नेतृत्व करता थे, अभी पढ़ाया मैंने आपको। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ भैया? केरल, मालाबार, 1921 में हुआ। एका और मोपला दोनों 21 में हुए हैं। और नेता कौन से थे? अली मुसलियार। गांधी जी और मौलाना आजाद द्वारा से समर्थन किया गया था। गांधी जी और मौलाना आजाद, गांधी जी उस समय थे कांग्रेस में, मौलाना आजाद जी थे, इन्हें समर्थन दिया था इसका। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों का समर्थन था किसको? मोपला विद्रोह को। बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ। कहाँ पर हुआ? गुजरात, सूरत में, अभी पढ़ाया था मैंने। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्व करता थे। बरदौली की महिलाओं द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। 1928 गुजरात, बरदौली आंदोलन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ में आ रहा है क्या? मणिपुर नागा विद्रोह, ये 1931-32 मणिपुर में हुआ। और रोंगमई जंदोनांग। बरली आंदोलन कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम भारत में हुआ। पश्चिम भारत मतलब उधर पंजाब, हरियाणा, यूपी। 1945 में हुआ और बरली जनजाति द्वारा किया गया था। बकास किसान संघर्ष 1946-47 में बिहार में हुआ, कोई नेता नहीं है। तेभागा अभी पढ़ाया था मैंने, तेभागा कहाँ हुआ था? बंगाल में, 1940-50 में बंगाल में हुआ था। कंपाराम सिंह, भवन सिंह इसके नेता थे। तेलंगाना विद्रोह, अब तेलंगाना विद्रोह नाम समझ में आ रहा, कहाँ हुआ होगा? तेलंगाना में हुआ होगा। कहाँ पर हुआ होगा? तेलंगाना। इसके नेता कौन थे? कामरैया। और पुनपरा वायरल विद्रोह, ये केरल में हुआ। इतना इंपोर्टेंट नहीं है ये, पुनपरा इंपोर्टेंट नहीं है ज्यादा, भले मत पढ़ना है इसको, कोई दिक्कत नहीं, ना भी लिखो चल जाएगा, वैसे ही पढ़ लेना है ना। बरली आंदोलन ये हुआ था, ये बाग कश्ती भी इंपोर्टेंट नहीं है। बाकी ये सभी महत्वपूर्ण आंदोलन है। नील आंदोलन पढ़ा दिया, पवना, दक्कन, बिजोलिया पढ़ लेना, एका महत्वपूर्ण है, मोपला महत्वपूर्ण है, बरदौली महत्वपूर्ण है, मणिपुरी वैसे ही पढ़ लेना, बरली भी पढ़ लेना। इंपोर्टेंट तो नहीं है इतना, काट सकते हो, बाकसत को काट सकते हो। तेभागा इंपोर्टेंट है, तेलंगाना, तेलंगाना पढ़ लेना। और पुनरई इंपोर्टेंट नहीं। कहा भाई साहब ठाणे का हुआ है? छुट्टी कर दी थी क्या मैंने? तो ये हमारे आंदोलन कंप्लीट हो गए।